रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। Call at 264-981-66। दोस्तों नमस्कार, आदाब कबूल कीजिए मेरा यानी सलीमा रजा का और मेरा यानी अरशद इकबाल का। वक्त की रेत पे गुजरते हुए वो एहसास खुशी देता है कि इस गुजरते 50 एपिसोड में हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे पाए जिनसे आपको फ़ायदा पहुंचा हो। कुछ दास्तानों ने आपको भरपूर ज़िंदगी जीने की हिम्मत दिलाई और कुछ ने सोसाइटी में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में अपना मुकाम बनाने में आपकी थोड़ी थोड़ी मदद की। तो आइए सबसे पहले हमारा इंटरव्यू सेगमेंट आपके सामने हाजिर है। हमारी आज की मेहमान हैं डॉक्टर प्रेम सिंह, जो कि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड महिला हैं। जी हाँ, डी.लिट किया है इन्होंने। दिल्ली में एक अच्छे कॉलेज में रीडर हैं। ये जानकर आपको खुशी होगी कि डॉक्टर प्रेम सिंह ने बहुत से अवार्ड्स पाए हैं, जिनमें कि नेशनल अवार्ड फॉर द एफिशिएंट एम्प्लॉई है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये लेखक हैं, कवि हैं, और डॉक्टर प्रेम सिंह जन्म से दृष्टिहीन हैं। जॉर्ज इब्राहिम मौजूद हैं जो उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्यों उदास है जिंदगी, क्यों उदास है जिंदगी, तेरे आस पास बहार है। मैं तो चल रहा था सहम सहम, मुझे रास्तों का पता न था। तूने दे दिए मुझे इतने गम, इन गमों का कुछ भी सिला नहीं। क्यों उदास है जिंदगी, तेरे आस पास बहार है। अति सुंदर डॉक्टर प्रेम सिंह जी, आपका जो लिखने का शौक है ये कब से शुरू हुआ? जिस समय हम लोग बड़े हुए उस समय कोई लिखने के साधन उतने नहीं थे, कोई लिखने वाले भी नहीं होते थे। कॉलेज में जाकर के जब कविता पढ़ने लगे तो कविता अपने आप आती गई। जब मैगज़ीन के लिए कविता मांगी जाती थी तो मना नहीं होता था, क्योंकि कविता तो 2 मिनट भी नहीं लगते थे कि बन जाती थी। इसलिए उस शौक की पहचान कॉलेज में जाकर ही हुई। अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताएंगे? बहुत कटुता की बातें करनी अच्छी तो नहीं होती, लेकिन ये बात किए बिना इस मंच से तो रहा नहीं जा रहा है। क्योंकि आज से 50 साल पीछे अगर मैं झांकती हूँ तो विकलांग लोगों के लिए तो माहौल कोई खास था ही नहीं, या कहना ये चाहिए कि विकलांग वास्तव में विकलांग ही थे। जहाँ ना पढ़ने के लिए किताब है, ना पढ़ाने के लिए टीचर है। अगर किताब लिख भी ली ब्रेल में तो 10 लड़कियाँ हैं और 1 किताब है। एक टीचर है जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देती है। आपकी कहानियों की जो किताब है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने कहानियों की किताब जो लिखी वो सोद्देश्य लिखी है। मेरे सामने एक उद्देश्य था कि समाज विकलांग लोगों को स्वीकार करे। तो एक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर के मैंने किसी कहानी में पेरेंट्स को मैसेज दिया, किसी कहानी में विवाह के लिए संदेश दिया, किसी कहानी में दूसरा विवाह न करे पिता और अपने बच्चे विकलांग बच्चे को पाल ले ताकि वो पिता हो जाए और वो उसके कंधों पर सवार हो जाए। यानी हर तरह से मैंने हर विषय उठाया है और प्रेरणा के लिए ही ये किताब लिखी है। ये किताब है मैं गवाह हूँ। ये पिछले साल ही छप कर के आई है, क्योंकि मैं गवाह हूँ शीर्षक भी मैंने जानबूझकर ही लिखा था, क्योंकि जब मैं इतना कुछ कर सकती हूँ तो सभी अपनी अपनी गवाही दे सकते हैं। आप कॉलेज में एक लेक्चरर हैं, आप टीचिंग करती हैं,
तो ये टीचिंग प्रोफेशन में आप किस प्रकार से आए और उसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए। क्योंकि उस समय नेत्रहीन लोग या तो दस्तकार होते थे या गाते थे। मुझे ना दस्तकारी आई ना गाना, तो मेरे मन में एक विरोध था कि ये दोनों काम मैंने नहीं करने। तो उस समय टीचिंग को छोड़ करके और कोई प्रोफेशन नहीं सूझता था, क्योंकि आज की तरह कंप्यूटर नहीं थे, आज की तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं थी कि मैं कोई और शौक पालती। तो इसलिए मुझे पढ़ाने का ही शौक था। और बचपन में भी जब मैं क्लास मॉनिटर थी तो मुझसे कह दिया जाता था, बैठ जाओ, ये कॉलेज नहीं है जो लेक्चर दे रहे हो। जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तब भी कहा था, बैठ के पढ़ा ले, तू कोई लेक्चरर है जो खड़ी हुई है। तो उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। ये लेक्चरर पद या सीनियर रीडर अब मैं हो गई हूँ, उसमें आजकल के लोगों की तरह से मुझे आसानी से नहीं मिला। मैंने पहले स्कूल टीचिंग की, जो ऑनररी तौर पर 8 साल मैंने पढ़ाया, 125 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती थी। लेकिन मुझे ये लगता था कि कोई बात नहीं, कभी तो वो दिन आएगा। मैं सहज सहज चलती थी, यानी मुझे ये नहीं लगता था कि मैं अपने लिए चिल्लाऊं या अपने लिए कुछ करूं। तो पढ़ते पढ़ाते आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गई हूँ। तो आप हिंदी पढ़ाते हैं कॉलेज में। हम जानना चाहेंगे कि आप कुछ मॉडर्न एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। एक्चुअली उतनी ज़रूरत नहीं है मुझे कि मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाऊं, क्योंकि हिंदी में कंप्यूटर अभी उतना नहीं आया है। और मेरे पास तो ना बचपन में कोई किताब थी पढ़ाने के लिए, ना ही आज है, जबकि आज ब्रेल बुक्स की कमी नहीं है। लेकिन कॉलेज वाले बच्चों के लिए या कॉलेज में पढ़ाने वालों के लिए किताबें अब भी नहीं हैं। तो मैं ब्रेलर पे किताब पहले इस छुट्टियों में लिख लेती हूँ जब कोर्स बदलता है, और फिर अपनी किताब से ही पढ़ाती हूँ और बाकायदा बहुत स्पीड से अपना काम करती हूँ। और मैं ये भी नहीं करती कि एक कोर्स की किताबें लिख ली, चलो उसी को पढ़ाए जाऊँ। मैं अपने आप ही कह देती हूँ कि मेरा पेपर चेंज कर दो, यानी मुझे उसको लिखने और तैयार करने में कोई इतराज़ नहीं होता है कि मुझे मुश्किल होगी या क्या होगा। आपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, इसमें आपके फैमिली यानी कि परिवार का क्या सहयोग रहा है? ये एक अच्छी बात है कि उस ज़माने में जबकि इतने अच्छे पेरेंट्स का होना शायद संभव नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले। मैं दूसरी दृष्टिहीन कन्या हूँ, हम दोनों जन्म से ही ब्लाइंड हैं। तो मेरा तो जन्म एक तरह से करेला उस पर नीम चढ़ा के रूप में हुआ था, लेकिन मेरी दादी ने मेरी माँ को कभी रोने नहीं दिया। उसने ईश्वर की चुनौती माना, और पेरेंट्स के मन में शुरू से ही ये था कि अगर बच्चियाँ हैं तो हम इन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो प्रेम जी, चलते चलते आज के ज़माने के नौजवानों से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि जितने साधन अब उपलब्ध हैं उनसे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। आनंदपूर्ण जीवन बिताएं, समाज के साथ मिल कर के। अगर विवाह करना है तो साइटेड व्यक्ति को ढूंढिए, काम करना है अपने आप करिए। जो भी कुछ उपलब्ध हो वो समाज के साथ मिल कर के प्राप्त करिए, और समाज को भी देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक हाथ से लिया जाता है तो दोनों हाथों से देने की कोशिश होनी चाहिए। डॉक्टर प्रेम सिंह जी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा और हमें बड़ी अच्छी इंस्पायरिंग अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें बताया। हमारी कोशिश रही है दोस्तों कि ये हमारा रोशनी का कारवां आपको जानकारी, हौसला और हिम्मत देता रहे। Yes, we have tried to make रोशनी का कारवां informative, inspirational and empowering for you, the visually impaired, rehab professionals and to society in general. इस प्रोग्राम में हम आप तक पहुंचाते रहे हैं कामयाब दृष्टिहीन पर्सनालिटीज के साथ इंटरव्यूज एंड पॉजिटिव न्यूज पीसेस। दृष्टिहीन लोगों की जिंदगी से जुड़े मसलों पर सलाह मशवरा देने की हमारी कोशिश बराबर रही है, और बहुत सी खूबसूरत दिल को छू लेने वाली रचनाएं जो हमारे लिसनर्स के कलम से निकली हैं हम तक पहुंची और हमारे प्रोग्राम के जरिए दुनिया तक पहुंची। कुछ सुरीले गीत, कुछ सुंदर संगीत फ्रॉम आवर ब्लाइंड लिसनर्स, और टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी ब्रेक थ्रूज विच एम्पावर ब्लाइंड पीपल। स्कोर फाउंडेशन में आपके लेटर्स, वॉइस मेल्स, ईमेल्स जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी की झलक देते हैं हमें मिलते रहे हैं बराबर, और हम मुसलसल इस प्रयास में रहे हैं कि आपकी दुश्वारियों का हल आप तक पहुंचाएं।
और अब वक्त है आपकी बात सुनने का। इस प्रोग्राम के बारे में आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद, क्या सुनना चाहेंगे आप हमारे अगले प्रोग्राम्स में। फॉर एग्जाम्पल, एनी न्यू सेक्शंस, आज के जो हम मौजूदा सेगमेंट्स हैं उनमें कुछ सुधार, कोई भी सेगमेंट्स जो आप ज्यादा विस्तार से सुनना चाहें या हटा देना चाहें, और एनी न्यू आइडियाज फॉर आवर अपकमिंग प्रोग्राम्स। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इंफॉर्मेशन इज पावर, इंफॉर्मेशन इज लाइट, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स लाइफ। बस हमें इतना बताइए जल्द से जल्द कि आपके उत्थान के लिए हम किस तरह काम आ सकते हैं एडवाइस और इंफॉर्मेशन के द्वारा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये नंबर याद करके डायल करना है। आप दिल्ली से अगर डायल कर रहे हैं तो हमारा नंबर है 9968-329-329। आई रिपीट, 9968-329-329। अगर आप बाहर से हमें कॉल कर रहे हैं तो इसी नंबर के पहले एक 0 जरूर लगा दें। और हाँ, ये याद रखिए कि मंडे थ्रू फ्राइडे, यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार के हमारे वर्किंग डेज में हम मौजूद रहेंगे 11 और 4 के बीच में हर रोज आपकी फ़ोन कॉल्स रिसीव करने के लिए। बाय द वे, हमारा ईमेल एड्रेस भी आप प्लीज़ याद रखिए, ये है radio@iway.org। ये क्या है? अजी, पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला, कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। चलिए, हम अपने प्रोग्राम में न्यूज का सेगमेंट को एक बार फिर से शामिल करते हैं। चेस यानी शतरंज की दुनिया से कुछ दिलचस्प खबरें। पेंटियाना हरी कृष्णा, जो कि ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने देवनार स्कूल हैदराबाद के 20 विजुअली चैलेंज्ड लोगों के साथ एक शतरंज की बाजी खेली। जी हाँ, पेंटियाला हरी कृष्णा जो हैं वो जूनियर रैपिड चेस चैंप हैं जनाब। और जब उन्होंने ये मुकाबला किया तो बड़े हैरान और खुश हुए इन 20 चेस प्लेयर्स के इस शानदार प्रोग्राम से, इस शानदार परफॉर्मेंस से। और ये परफॉर्मेंस पूरे 2 घंटे चला था। जी हाँ, 2 हफ्ते पहले यही स्टूडेंट्स, इनका एक और मुकाबला हुआ था कोनेरू हम्पी के साथ, और ये भी एक यादगार एक्सपीरियंस रहा था। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अगर मन में ठानी जाए, और वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और दोस्तों, अब चलते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम की शुरुआत में कुछ ना कुछ एडवाइस करते हैं। जमाना जो है वो इस बात का है कि अपने आप को कैसे फिट, तंदुरुस्त, चुस्त और दुरुस्त रखा जाए। सही। और उसमें फिजियोथेरेपी जो है वो एक बहुत बड़ी पद्धति के रूप में सामने आई है, और एक प्रोफेशन के रूप में भी। ये बात भी है दोस्तों कि ये प्रोफेशन यानी फिजियोथेरेपी का जो है, ये इट्स अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन फॉर पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट। और इस क्षेत्र में, इस एरिया ऑफ वर्क में जानकारी प्रवीण कश्यप हमें देने वाले हैं। दिल्ली के ये बहुत सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट हैं और प्रवीण पार्शली ब्लाइंड हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम होता है? भौतिक संसाधनों द्वारा दिया जाने वाली चिकित्सा पद्धति को हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। द ट्रीटमेंट थ्रू फिजिकल मीन इज नोन एज फिजियोथेरेपी। 4 इसके मुख्य स्तंभ हैं, पिलर्स हैं: हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मसाज थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में हम जल के द्वारा ट्रीटमेंट देते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम इलेक्ट्रिसिटी से जो इंस्ट्रूमेंट्स चलाए जाते हैं उनके द्वारा इलाज किया जाता है। इसके साथ साथ मसाज थेरेपी में हम डिफरेंट मसाज टेक्निक्स होती हैं, उनको यूज़ करके पेशेंट के पेन को कम करते हैं। और लास्टली एक्सरसाइज थेरेपी, हर एक जॉइंट की एक अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको करा के हम पेशेंट को रिलीफ पहुँचाते हैं। मोटे तौर पे कहा जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट 2 मुख्यतः फील्ड में काम करता है, ऑर्थोपेडिक फील्ड और न्यूरो फील्ड। ऑर्थो में कोई भी किसी प्रकार का भी दर्द, घुटने का दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, मोच, हड्डी टूटना, उस हड्डी टूटने के बाद कोई रिप्लेसमेंट्स एक्सरसाइजेज, उसके बाद जो एक्सरसाइज कराती है उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है।
इसके साथ साथ न्यूरो में अगर हम देखा जाए, न्यूरो फील्ड में, तो पैरालिटिक, लकवा, इसके साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन सब फील्ड में, न्यूरो फील्ड में भी फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो फिर प्रवीण जी, एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए कौन से स्किल सेट्स और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है? फिजियोथेरेपी एक पैरामेडिकल कोर्स है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेडिकल फील्ड के लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूट्स में इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th साइंस मांगी गई है, और स्पेशल इंस्टीट्यूट्स में 10th साइंस को इसका बेस माना गया है। तो कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति 10th साइंस पास आउट करके इस फील्ड में एंट्री ले सकता है। अच्छा, अब ये बताइए कि एक फिजियोथेरेपिस्ट की कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है? फिजियोथेरेपिस्ट सबसे पहले तो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, विजिट्स कर सकता है, अपना क्लिनिक स्टैब्लिश कर सकता है, हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकता है। हॉस्पिटल्स में ऑर्थो डिपार्टमेंट, न्यूरो डिपार्टमेंट, कार्डियोवास्कुलर डिपार्टमेंट, यहाँ पर काम कर सकता है। इसके साथ साथ लेप्रेसी हॉस्पिटल्स, ऑर्थोपोस्टैटिक इंस्टीट्यूट्स, जो पेशेंट्स घर पे से मूव नहीं कर सकते, चलने फिरने में उनको तकलीफ है, तो फिजियोथेरेपिस्ट उनके घर पे जाके उनको इलाज दे सकता है। प्रवीण जी, एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए क्या फिजियोथेरेपी एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है? फिजियोथेरेपी एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया में फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस के साथ इन इंस्टीट्यूट का अटैचमेंट होता है। वहाँ पर ले जाके हमें प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन सबका दिया जाता है। डेड बॉडीज़ के ऊपर एक एक मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, ऑर्गन्स सब छू के बताया जाता है, ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और पेशेंट को हम ठीक तरह से ठीक कर सकें। इसके साथ साथ हमारे को इंस्टीट्यूट्स में जो मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर्स आते हैं, हमें लेक्चर्स देते हैं, उन लेक्चर्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। उन लेक्चर्स को हम ब्रेल में नोट्स बनाते हैं, कैसेट्स में नोट्स बनाते हैं, उसको पढ़ते हैं, उन नोट्स को अपने साथ में रखते हैं, ताकि आगे जाके फ्यूचर में भी अगर हमें कोई डिजीज़ के लिए उसको फॉलो करना हो तो उसको खोल के हम पढ़ लेते हैं। प्रवीण जी, एक फिजियोथेरेपिस्ट को अपनी दृष्टिहीनता के कारण कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और वे उनका हल कैसे निकाल सकते हैं? वैसे तो इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम पेशेंट हमारे पास आता है तो प्रिस्क्रिप्शंस, रेफरेंसेस लेके आता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उसको रीड कौन करेगा, उसमें उसकी रिपोर्ट्स में क्या मेंशन है, क्या रीडिंग है, वो चीज़ चेक करनी होती है, तो उसमें वो प्रॉब्लम जाती है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि किसी से, अपने असिस्टेंट से या फिर सिस्टर्स से, नर्सेस से रीड करवा लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है। उसके साथ साथ आगे हम जब पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं तो मशीन्स में जो रीडिंग आती है उसको रीड करने में प्रॉब्लम होती है, और जो निडल शो करती है उसमें प्रॉब्लम जाती है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आजकल नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिसमें बीप साउंड्स दी गई हैं, साथ में कुछ टॉकिंग इक्विपमेंट्स हैं जो हमें रीडिंग करके ये निडल कहाँ पर है, किस रेंज पे है, किस मात्रा में है, वो सब हमें टाइम पे बताती रहती है। फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में प्रवीण जी हमें बताएं कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति अपना प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त कर सकता है और उसके लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता है? मेन स्ट्रीम्स इंस्टीट्यूट्स में है जिनमें बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए 12th साइंस मांगी जाती है, और दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए मुख्यतः 5 इंस्टीट्यूट्स हैं। BPA अहमदाबाद, महालक्ष्मी रिहैबिलिटेशन सेंटर मुंबई, NIVH देहरादून, इसके साथ साथ इंदौर में है मध्य प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन, और राजकोट। इनमें दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए 10th साइंस को बेस रखा गया है, लेकिन मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूट्स को ध्यान में रखते हुए कई दृष्टिहीन इंस्टीट्यूट्स ने भी इस कोर्स की एलिजिबिलिटी 12th साइंस रखी गई है, जैसे NIVH। एक ब्लाइंड फिजियोथेरेपिस्ट की ओर क्या पेशेंट्स की अलग प्रतिक्रिया होती है, और अगर हाँ तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? ऑलरेडी पेशेंट जो होता है पेन में होता है, वो हमारे पास आता है, वो हमारे को देख के उसको ये रहता है कि ये शायद हमारी प्रॉब्लम बढ़ा ना दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कॉन्फिडेंस जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उस कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है उसके बारे में उसको पूरी विस्तृत जानकारी दो। उसके साथ साथ उस प्रॉब्लम से क्या उसको साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या आगे जाके हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको प्रॉपर गाइडेंस दे के फिर हम उसको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, तो उसका वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। सेकंड थिंग, इसके साथ साथ कई बार हमारे साथ केसेस में होता है कि
हमें बोन्स को, जॉइंट्स को मोबिलाइज करना होता है, तो मोबिलाइजेशन के टाइम पेशेंट को एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, जिससे उसे ये डर लगता है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, ऑलरेडी जो पेन है वो बढ़ ना जाए। प्रवीण जी, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में ग्रोथ के यानी तरक्की के क्या रास्ते हैं? फिजियोथेरेपी पास आउट होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी अच्छे रेपुटेड हॉस्पिटल्स में एक्सपीरियंस करने के बाद अपनी नॉलेज को जितना एक्सपांड कर सकते हो उतना करें। उसके बाद आप अपने क्लिनिक स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्लिनिक्स के साथ साथ अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को चला सकते हैं, और साथ में जॉब्स भी कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंदौर में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, दिल्ली में बहुत फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली वेल सेटल्ड है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 9968329329 पे हमें कॉल करें, और अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 0 लगाना न भूलें, यानी 09968329329। प्रवीण कश्यप से बातचीत इस वक्त गुनीत सेठी कर रही थी। सलीमा, एक बात, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं। पूरे प्रोग्राम के दौरान आपका सबसे इम्पोर्टेंट, दिलचस्प और पसंदीदा सेगमेंट क्या रहा है? अरशद, सच बताऊं तो मुझे तो हर सेगमेंट में कुछ फर्क, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट मजा आता है। अपना अपना उसका हर चीज का अलग अलग फ्लेवर होता है। लेकिन अगर तुमने कहा कि सबसे पसंदीदा, तो भाई सच्ची बात यह है कि हमारा छूले आसमान सेगमेंट जो है वो मेरा बहुत ही फेवरेट हिस्सा है। क्या बात है, कुछ तो मिलता है हमें। हाँ, तुम भी क्रिकेट के दीवाने हो। क्योंकि क्रिकेट की ही बातचीत अब हम इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारी तरह हमारे दोस्त, हमारे सुनने वाले और दुनिया के हजारों लाखों करोड़ों लोग भी पैशनेट हैं, बच्चे और बड़े सभी। और एक बात और है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो भी इसी पूरी लोगों के अंदर आते हैं, जिनको कि क्रिकेट से बेतहाशा प्यार है। और मैंने तो इन्हें खेलते हुए भी देखा है भाई। जी हाँ, बिल्कुल। आप तो जानते हैं दोस्तों कि ब्लाइंड क्रिकेट इतना पॉपुलर है कि 3rd ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो दिसंबर में पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हो रहा है। शायद इसके बारे में हम लोग पहले भी आपको अक्सर बता चुके हैं। तो आइए फिर देर क्यों करें, हम लोग ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के बच्चों से एक मुलाकात करते हैं, क्योंकि वो हमसे बातचीत करेंगे उनका क्रिकेट पैशन क्या है। मैं गोविंद हूँ, मैं 4th कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं कासिम हूँ, 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं मेहताब हूँ, मैं 4th कक्षा में पढ़ता हूँ। हमें क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्रिकेट में टाइम पास भी होता है और हमें बहुत अच्छा भी लगता है जब हमारी बैटिंग आती है और हम जब बॉलिंग करते हैं। मुझे क्रिकेट में बैटिंग अच्छा लगता है, क्योंकि फील्डिंग में ज़्यादा रन भी होते हैं। अगर रोकने की कोशिश करें तब भी फिलहाल 1-2 तो रुकती नहीं है। बॉलिंग भी कर लेते हैं, कभी कभार बॉलिंग भी कर लेते हैं। मुझे क्रिकेट में बैटिंग अच्छा लगता है, क्योंकि जब दूसरा बॉलिंग करता है तो जो सामने खेल रहा होता है वो चौके छक्के बरसाता है, इसीलिए। मुझे बैटिंग और फील्डिंग अच्छी लगती है, क्योंकि फील्डिंग में मोहम्मद कैफ अपने पास से शॉट रोकता है, तो ऐसे हम भी अपने पास से शॉट रोकना अच्छा चाहते हैं। मुझे ब्लाइंड क्रिकेट इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें बॉल आवाज वाली होती है, जिससे हम आसानी से खेल लेते हैं। जब कोई बॉलिंग करता है तो हम गेंद की आवाज सुनकर ये अनुभव लगा लेते हैं कि गेंद किस साइड आ रही है, उसी अनुभव से हम बल्ला घुमाते हैं। फील्डिंग बॉल की आवाज सुनकर उस पर झपटते हैं तो वो या तो हमारे हाथ में आ जाती है या तो फिर बाउंड्री लाइन के बाहर ही चली जाती है। जैसे सर युवराज कैफ वगैरह अपने पास से नहीं जाने देते, ऐसे ही हम भी प्रयास करते हैं। जो मैचेस होते हैं उनको हम कभी कभार टीवी पे भी सुन लेते हैं, रेडियो पे भी हमेशा ही सुनते हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सहवाग, हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी। जो प्लेयर छक्के लगाता है वही प्लेयर मुझे अच्छा लगता है। मुझे सहवाग इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो जब फॉर्म में आता है तो बहुत अच्छा खेलता है। सर 24 तारीख को ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का मैच सुना था। वो मैच ऑस्ट्रेलिया 128 रन से जीत गया था। डिम स्मिथ ने 30 रन बनाए थे, जिसमें एक छक्का था वो समुद्र पार कर गया था। मैथ्यू एडन ने टेस्ट में 380 रन बनाए थे, उसका ये IAS रिकॉर्ड है। सहवाग ने
9 रन बनाए थे टेस्ट मैच में, उसका ये हाईएस्ट स्कोर है। ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ 400 टेस्ट मैच में 405 रन बनाए हैं। उसका हाईएस्ट स्कोर 405 है। खुले आसमां के बाद पूछ लें हम आपसे ये, मतलब इजाजत ले लें अब अपने दोस्त अरशद इकबाल और सलीमा रजा को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। बहुत ज़रूरी बात जो आपसे करनी है, वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो आपको ये नंबर याद करके डायल करना है 9968329329। अगर आप बाहर से हमें कॉल कर रहे हैं तो इसी नंबर के पहले एक 0 जरूर लगा दें। हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है iWay रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। iWay, ये है रोशनी का कारवां। iWay। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी का कारवां।